कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विपक्ष के भारी विरोध के बीच पेश किया गया। बाद में इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। सदन में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2024 और वित्त विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। तो बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विरोध के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश, विस्तार से समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि सबको अधिकार देने के लिए संशोधन बिल विपक्ष ने बताया संविधान के खिलाफ। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और वित्त विधेयक को चर्चा के बाद लौटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% ज्यादा। लोकसभा से भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने गिनाई 10 में विमानन क्षेत्र में हासिल उपलब्धियां। विपक्ष ने उड़ानों में देरी और रद्द होने को बताया गंभीर मामला। बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विपक्ष के भारी विरोध के बीच पेश किया गया। बाद में इसकी व्यापक समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया। विधेयक को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और विधेयक को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देने का प्रयास बताया। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब और सभी मुसलमानों के हित को ध्यान में रखकर लाया गया है। इस विधेयक के कानून बनने से वक्फ की अरबों की संपत्ति का दुरुपयोग रुकेगा और गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने के लिए मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी सदन में पेश किया गया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूँगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस
पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। बिल को लाने की जरूरत क्यों थी? एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। आज लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारतीय वायुयान विधेयक चर्चा का प्रस्ताव किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन अधिनियम वर्ष 1934 में लाया गया। इसके बाद उसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों ने डीजीसीए और बीसीएएस जैसे संगठनों के कामकाज पर स्पष्टता इससे आएगी। सत्ता पक्ष ने 10 सालों में विमानन क्षेत्र में उपलब्धियों को अहम बताया, वहीं विपक्ष ने उड़ानों की सुरक्षा, देरी और रद्द होने की बात रखी। The bill is from a pre-independence era, which has been brought in 1934, and it was called the Aircraft Act. The Indian Aircraft Act, which was brought in 1934, has gone under several changes over the years, and in fact up to the tune of 20
1 amendments were made and 21 number of times where there have been changes brought to these through various sections which were amended in the Act also, sir. Now, because of this, the whole structuring of the Act itself has led to a lot of ambiguity, contradictions, and in terms of the powers and functions of certain internal organizations. में लगभग 700 विमान हैं और 700 विमान मोटे तौर से उसमें से 80% विमान वो हैं जो खरीदे हुए नहीं हैं। ये सभी लीज्ड एयरक्राफ्ट है, जो भी आप विमान में उड़ रहे हैं। और इसीलिए भारत का कानून लीजिंग का अगर सही नहीं होगा तो ऐसी कंपनियों को भारत में, क्योंकि विमानों की संख्या, बनाए जाने वाले विमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम होते जा रहा है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। और क्योंकि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक्ट भारत में लाया था 2016 में, और जो लीजिंग कंपनी है, जो केप टाउन कन्वेंशन, जिसके तहत आप किसी देश को अगर सामान देते हैं, किसी देश में अगर विमान देते हैं, इंजन देते हैं, तो उसे अगर बंद होने की स्थिति में वापस लाना चाहते हैं तो आपका कानून अलग है। ये दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट था। बुलेटिन में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज कई विधायी कामकाज निपटाए गए। सदन की कार्यवाही की शुरुआत 2 सदस्यों को जन्मदिन की बधाई से हुई। राष्ट्र सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से सांसद कपिल सिब्बल और सुभाष चंद्र बोस पिल्ली को जन्मदिन की बधाई दी। सदन में आज संस्कृति मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े कागजात सदन के पटल पर रखे गए। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पत्र भी रखे गए। इसके अलावा सीएजी के प्रतिवेदन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में किया गया। कई अहम मुद्दे उठाए गए और सरकार की ओर से इसके समाधान की मांग की गई। इसमें देश में डॉक्टर और मरीज के अनुपात में कमी का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करानी चाहिए, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के प्रकरण को उठाना चाहा। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करने लगे। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन को आगाह करते हुए सभापति ने कहा कि वो बार-बार आसन को चुनौती देते हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्हें मजबूरन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभापति ने विपक्ष के आचरण पर अफसोस जताया। इस दौरान विपक्ष के बहिर्गमन पर उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले अध्याय के बाद वे इस तरह का अनुचित आचरण देख रहे हैं। We have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. The entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced, we will give her all commendations, all financial relief
that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner, will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. When I give floor to someone here that is watched by more than 1.4 billion people, it is embedded in the history. I do not know how I will be able to respond to my conscience. Individually, all members are so talented. Sir, you walked out and you came. In the process, you hurt more than 1 billion people. In the process, you set aflame democratic traditions. By walking out, the insult to the chair, did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I am so sorry. वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से आसन और लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक व्यवस्था से चलता है। वे आसन के साथ विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज़ कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के आचरण से कहा कि वे इतने दुखी हुए हैं कि वे खिन्न होकर कुछ देर के लिए आसन छोड़कर चले गए। इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है।
प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉक इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। कुछ देर के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर लौटे और उन्होंने इस मुद्दे पर फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की जानकारी दी। Sorry, honorable members, I have to leave the house to take self-disciplined decisions. When a scene is created in the house, that it becomes epicenter of disruption for the entire nation, then it is our bounden duty to sometimes take tough decisions. I left my seat to introspect, having been witness to a spectacle which I found was unprecedented, indigestible, and I would be walking away from my oath if I do not take tough decisions. I called a meeting of the floor leaders at 1:30 p.m. today, and I would reflect to them all I have in mind with video evidence if they require. This House has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Sublimity has been misunderstood as fragility. Persuasion has been misunderstood as weakness, and therefore I have thought about it. राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और वित्त विधेयक पर चर्चा हुई, जिस चर्चा को लेकर इस चर्चा के बाद विधेयक को लौटाया गया। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने बहुत सारे काम किए हैं। जहां 2016 में लगभग 300 स्टार्टअप्स थे, आज 1.3 लाख DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीबन 100 यूनिकॉर्न हैं। और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एंजल टैक्स को भी हटा दिया है, और इससे
पूरे स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है तथा मुद्रा लोन्स में भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन आपको मिल सकता है। कि सूरत से दुबई शारजहां की फ्लाइट शुरू होने से सूरत शहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली है उसमें सूरत को भी बहुत लाभ मिलेगा। The 11.11% rise in capex, it's a welcome step from our government. I also appreciate the custom duty exemption on critical minerals, which will boost domestic manufacturing. देश के अंदर अगर सड़कों का जो स्वरूप बना है उस स्वरूप की अगर चर्चा करेंगे तो अच्छी सड़कें बनाने का श्रेय अगर देश के अंदर किसी सरकार को जाता है, किसी प्रधानमंत्री को जाता है तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। ड्रोन सखी, बैंक सखी, स्वयं सहायता समूह इसका एक सशक्त उदाहरण है कि आज हमारी बहनें अपने पैरों पर निर्भर हो रही हैं। महोदया, श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 थी, अब वहां से घटकर 2020-23 में 10% हो गई है। यह इंगित करता है कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी घट रही है। We are making states also take up capital expenditure by giving them interest-free 50-year loans, which eventually will be treated probably as grants only. So states are now being able to strengthen their capital expenditure, and many states are completing long-pending projects or taking up newer projects, as a result of which economy around it is getting enough traction. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में कुल मिलाकर पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। कोविड के बाद और हाल की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। This government has again revised the slab in the new regime, this time also. And that was explained earlier also, I will recall it. 17,500 rupees is the effective relief for the salaried class. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in this finance bill. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees in private sector, which was missing all these years. Public sector employees had it, but private sector employees will get it now. And public sector banks opting for new tax regime has been raised from 10% to 14% in this budget. This budget has allocated more than 3 lakh crores to schemes benefiting women and girls. Also, sir, in collaboration with industry, we will set up working women's hostels, establish creches, organize women-specific skilling programs, and promote market access for women SHG entrepreneurs. इसके साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बॉयलर से जुड़े काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के प्रावधान वाले बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया। बिल फॉर इंट्रोडक्शन श्री पीयूष गोयल टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बॉयलर्स बिल 2024। Respected sir, with your kind permission, I move for leave to introduce a bill to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam boilers, and for uniformity in registration and inspection during manufacture, erection and use of boilers in the country, and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill.
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Piyush Goyal. I move that the bill be introduced. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति अपराधीकृत अधिभोगियों की बेदखली विधेयक 2014 को वापस लेने की अनुमति ली। Bill for withdrawal. Shri Kiran Rijiju to move for leave to withdraw the Waqf Properties Eviction of Unauthorized Occupants Bill 2014. Sir, with your kind permission, I rise to move for leave to withdraw the bill to provide for the eviction of unauthorized occupants of the Waqf properties and for matters connected therewith or incidental thereto. It is there. Moved. Yes. Motion moved. तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।